गुड मॉर्निंग क्लास 11। आपके सामने गद्य संकलन का मैं वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित शरणागत कहानी स्पष्ट करने जा रही। इससे पहले हमने आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित पुत्र प्रेम तथा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित गौरी पाठ स्पष्ट किया। क्लास 11 आपको बीच बीच से, क्योंकि पूरे चैप्टर को आप जब भी खाली समय हो तो एक बार रीडिंग अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि उसी चैप्टर के बीच बीच से आपको क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, जो कि आपको इससे पहले बताया भी गया है, और साथ ही आपको ये भी हो जाएगा कि वो चैप्टर आपको जहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है उसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित हमारे यहाँ सबसे पहले जो कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि लिखा गया वो आपको क्लास 10th में भी टीचर्स ने स्पष्ट किया हुआ कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है वो आधुनिक काल में। क्योंकि इससे पहले जो सबसे पहली रचना थी वह भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, हर तरफ से सुख समृद्धि से भरा था, जिसके कारण उस समय से वीरतापूर्ण रचनाएं की जाती थी, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। फिर आदिकाल के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ आक्रमण होने लगे और उसी आक्रमण के कारण हम लोग ईश्वर के शरण में गए, जिसको कि हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और वह आपने कबीर और सूर जो पढ़ा है वह आपका भक्ति काल के अंतर्गत आता। फिर ईश्वर की भी शरण में कितनी देर रहे, धीरे धीरे लोगों ने जीवन से हार मान करके उनकी शरण में उन लोगों के उन दास्ता को स्वीकार किया, जिसके कारण लोग राजाओं की प्रशंसा, उन आक्रमणकारी राजाओं की प्रशंसा इत्यादि करने लगे, जिसको कि हम लोग रीतिकाल के नाम से। उसके बाद हमारे यहाँ जो पराधीनता से लोग एकदम घबरा चुके थे, जिसके कारण आधुनिक काल का उदय। अब उसी आधुनिक काल में ही वृंदावन लाल वर्मा, उस आधुनिक काल को हम लोग अनेक वाद माने किस स्टाइल में लिखा गया है उसमें स्पष्ट किया जाएगा। अब आपकी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित गई शरणागत कहानी, ये क्या है? ये एक सामाजिक घटना, वह घटना होती है जो समाज से संबंधित होती है, पारिवारिक जो परिवार से संबंधित होती, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित होती, अर्थात ये किस प्रकार की घटना है या ये किस प्रकार की कहानी है, तो वहाँ पर आपको, आप खुद ही पढ़ रहे हो, जिस प्रकार से आपने देखा कि पुत्र प्रेम वो पारिवारिक तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, मानसिक है। क्योंकि उसमें पिता जो है वो खर्च करना, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चे को तो हर प्रकार से सुरक्षित करना चाहता है, वह उसके लिए सब उपाय करना चाहता है, लेकिन वो उसकी एक कमजोरी थी कि जहाँ पर व्यर्थ में खर्च होता था उसको वह विष के समान समझता था। तो ये आपकी हुई। अब आपकी जो शरणागत कहानी है वो क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। या आपने गौरी कहानी पढ़ा, उसमें देश प्रेम इत्यादि से संबंधित, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान तो खुद ही स्वतंत्रता सेनानी थी। तो ये वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1889 में हुआ, जिसके कारण आप सिर्फ एक शब्द में लिख दीजिएगा, आधुनिक काल में इनका जन्म हुआ है। 1909 यानी 1909 में इन्होंने एक कहानी लिखी, नाटक सेनापति उद्दल, और वह जैसे ही सेनापति उद्दल छपा, हमारे यहाँ पराधीनता थी, हम पराधीन थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उसे जब्त करा लिया। क्योंकि हम ही लोगों में से तो बहुत लोग रहते थे ना, जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, या विभीषण को, ठीक उसी प्रकार से हम भारतीयों में से जो उनकी चाटुकारिता करते थे ब्रिटिश शासन की, उन लोगों ने उस सेनापति उदल में क्या लिखा है इसे उन्हें स्पष्ट किया, जिसके कारण कि उसे जब्त कर दिया गया।
सन 1920 तक ये छोटी छोटी कहानियाँ लिखते रहे और 1921 में निबंध भी लिखना प्रारंभ किया। साथ ही साथ अनेक उपन्यासों की भी रचना की। इन्होंने मृगनयनी, गढ़कुंडार, आप कोई भी दो रचना जिनमें से एक शरणागत और दो कलाकार का दंड यदि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा। तो इन्हीं दो कहानियों के आधार पे आप स्पष्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि परिचय आप जो आता है वो 2 नंबर का ही रहता है मान लीजिए, और अगर मान लीजिए वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप उसको भी 2 लाइन में डालेंगे। तो आपने डाल दिया आधुनिक काल के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। उनकी 2 रचनाओं का नाम डाल दिए। सेनापति उदल यदि आपको याद रहेगा तो उसे डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ डाल दीजिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने उसे जब्त कर लिया। जब्त कर देना यानी बंद कर देना, रोक देना। क्यों कर दिया? क्योंकि हम पराधीन। उसके बाद वर्मा जी की अधिकांश रचनाएं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित हैं, पर लगन, संगम, प्रत्यागत, प्रेम की भेंट, सोना अमरबेल इनके सामाजिक उपन्यास। इनका निधन 23 फरवरी 1969 को हुआ। तो आप सिर्फ आधुनिक काल डालिए, इनकी 2 रचनाओं का नाम डाल दीजिए। सेनापति उदल जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर दिया गया था, इन्होंने निबंध, उपन्यास, छोटी छोटी कहानियाँ इत्यादि लिखी। 2 रचनाएं आपने डाली हुई हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली, सहज, सरल, स्पष्ट है। अब आप आइए शरणागत। शरणागत क्या है? शरण प्लस आगत। शरण में आगत माने आया, ये इसका शीर्षक है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति थी, उस भारतीय संस्कृति के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वो कर लीजिएगा। पहला है विश्व बंधुत्व की भावना, अर्थात संपूर्ण विश्व भाई बंधु के समान है। नेक्स्ट है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता के समान मान। शरणागत की रक्षा। तो ये 2 जो पॉइंट्स हैं इनको आप यदि ऐसे भी आता है तो उसमें भी आप डाल देंगे कि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य आज यदि आ जाता है कि हमारा क्यों सांस्कृतिक पतन हो रहा है तो आप उस पर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि अब लोगों में क्या है, अब लोगों के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना नहीं है, बल्कि अब आगे बढ़ने की जो होड़ है, उस आगे बढ़ने की होड़ में व्यक्ति ये नहीं देख रहा है कौन अपना कौन पराया, सिर्फ उसे क्या है, सिर्फ उसे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? बाप बड़ा न भैया, अर्थात केवल क्या है, धन प्रमुख हो गया, और उस धन प्रमुख होने के कारण व्यक्ति के लिए अतिथि उसके पद और प्रतिष्ठा के आधार पर हो गया। शरणागत की रक्षा, वो तो हम धीरे धीरे हमारे यहाँ वो पतन ही होता चला गया। तो ये हमारे सांस्कृतिक पतन के कारण भी। अब कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? रज्जब। आप लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा, पहला आधा जो है फिर पूरा जो है। रज्जब अपना रोजगार करके, रोजगार यानी अपना व्यवसाय, अपनी जो उसकी नौकरी थी, अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। ललित किस जगह लौट रहा था? ललितपुर लौट रहा था। कौन लौट रहा था? रज्जब लौट रहा था। क्या करके लौट रहा था? अपना रोजगार करके लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। गांठ में पहली चीज़ साथ में स्त्री थी, आपको स्पष्ट ही हो गया होगा। और गांठ में अर्थात उसके पास क्या था? 200-300 की बड़ी रकम थी। आप खुद ही समझ लीजिए कि इनकी मृत्यु 1969 में हुई है, उससे पहले ही लिखा गया है। और जो रज्जब है उसके लिए वो रोजगार करके अपने गांव लौट रहा है, उसके लिए 200-300 रुपये भी बहुत मूल्यवान है। गांठ में कहने का तात्पर्य उसने उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखा हुआ था। मार्ग बीहड़ था,
और सुनसान। अर्थात जो वह ललितपुर अपने गांव लौट रहा है तो बीच में जो लौटते वक्त जो रास्ता दिखाया गया है वह बीहड़ और सुनसान। दोनों शब्द का अर्थ आप एक ही लगाएंगे, लेकिन बीहड़ का तात्पर्य हो गया जहाँ पर जंगली पशुओं का आतंक हो, जिस रास्ते में उसे बीहड़ कहा गया है। और सुनसान कहने का तात्पर्य कि एकदम निर्जन था, अर्थात कोई भी वहाँ पर आ जा नहीं रहा था। ललितपुर काफी दूर था, बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था। बसेरा अर्थात रात भर, क्योंकि मार्ग बीहड़ और सुनसान था तो रात के समय तो आदमी नहीं चल सकता था, जिसके कारण कि रज्जब को कहीं न कहीं बसेरा यानी आश्रय लेना आवश्यक था। इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। अर्थात जो वह शहर से चला है, ललितपुर अपने गांव में पहुंचना था उसको। रास्ता बीहड़ एवं सुनसान था, कहीं न कहीं विश्राम लेना था। तो कहाँ विश्राम लिया? तो मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। अब पहली चीज पॉइंट्स देखिए आपको क्या होगा, क्यों उसने ठहर जाने का निश्चय किया। पहला पॉइंट तो आप डाल देंगे कि मार्ग बीहड़ और सुनसान था। दूसरा पॉइंट आप डाल देंगे क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी को बुखार हो आया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था। जब हम कोई चीज़ बहुत मेहनत से कमाते हैं, जब हम किसी चीज़ को बहुत मेहनत से प्राप्त करते हैं तो उसका महत्व तो कहीं अधिक होता है, जिसके कारण उसने बोला कि यदि वह बैलगाड़ी करता तो बैलगाड़ी करने के लिए उसे खर्च पड़ता, और जो उसने 200-300 रुपये कमाए थे, जो उसने गांठ में बहुत संभाल के रखे थे, उसे वह देने में उसको भाई दुख होता। इसीलिए 3 कारण है क्यों उसने मणपुरा गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। पहला पॉइंट आप डाल दीजिएगा, मार्ग बीहड़ एवं सुनसान था, साथ में स्त्री थी जिसको कि बुखार हो आया था, बैलगाड़ी यदि किराए पर करता तो उसका खर्च ज़्यादा। इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। इसलिए अंत में रज्जब ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे मणपुरा नामक गांव में ठहर जाना सही। परंतु ठहरता कहाँ? क्यों? क्योंकि यह कसाई का काम कर रहा है। और आज आप जानते हैं ना कि हम यदि कोई भी गलत काम करते हैं तो वह लुक छिप करके, अर्थात लोगों से छिप करके तो कर लेते हैं, उनके सामने तो हम तुरंत अपना हाथ झाड़ करके और खड़े होकर के कह देते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपकी हमारी आत्मा भले जानती रहे, लेकिन आज जो दिखावे रूपी प्रवृत्ति है उसके कारण व्यक्ति को या आत्मा इत्यादि से कोई मतलब नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार था। तो यहाँ पर वही कह रहा है, परंतु ठहरता कहाँ? जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। जात यानी जाति यानी कास्ट। हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे यहाँ आक्रमण होने लगे तो वही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो। और जब तक वर्ण था तो लोग अपने कार्यों के अनुसार किसी भी कुल में उत्पन्न हो, किसी भी खानदान में उत्पन्न हो, लेकिन व्यक्ति के जिस प्रकार के कार्य होते थे उन्हीं में वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गिने जाते थे। लेकिन जब से जाति व्यवस्था आई तब से व्यक्ति किस खानदान में, जन्म के आधार पर, उसके कर्म चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन यदि वह नीच कुल में उत्पन्न हुआ तो वह नीच ही कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रज्जब भी नीच जाति में उत्पन्न हुआ। वह अपनी नौकरी करके ईमानदारी से 2 पैसे कमा करके अपने गाँव जा रहा है, लेकिन गाँव में भी वह ठहरता कहाँ? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे की ऊंची जाति और नीची जाति को लेकर, क्यों? क्योंकि आपने शुरू में कह दिया कि वृंदावन लाल वर्मा ने एक सामाजिक उपन्यास लिखा है। सामाजिक उपन्यास यानी समाज में किस प्रकार की घटनाएं होती, हम शिक्षित वर्ग होते हुए भी किस प्रकार के हैं, इन्हीं पर यह आधारित है। इसलिए उन्होंने बोला कि जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी
नाक और कान में चांदी की बालियां डाली थी और पैजामा पहनी थी। क्यों? क्योंकि पहनावा के आधार पर भी तो जाति का पता चल जाता। तो पत्नी ने पहली चीज पैजामा पहना था और नाक और कान में उन्होंने बाली डाली थी, जिससे कि यह पता ही चल रहा था कि यह छोटी जाति के हैं। इनके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। अर्थात मणपुरा गांव में पहला तो पत्नी के बारे में हो गया, दूसरी चीज हो गया कि गांव के बहुत से लोग उसे पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। ढोर जो कि कसाई के यहाँ जानवर को बेचा जाता है, उसे काट करके वह अपना व्यापार इत्यादि चलाता है, तो उसे ढोर कहा जाता है, यानी जानवरों को जो वह बेचने के लिए ले जा रहे हैं। और वह ढोर कैसे हैं? कर्मण्य और अकर्मण्य। कर्मण्य यानी काम में आने लायक, अकर्मण्य यानी काम में ना आने लायक। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उसे पहचानते थे। क्यों पहचानते थे? क्योंकि उन लोगों ने चोरी छिपे इसको क्या किया था, लोगों के जानवरों को चोरी करके, जो कर्मण्य जो काम में आने लायक जानवर थे, अपने हित के लिए उन्होंने इसे बेचा था। और साथ ही जो अकर्मण्य हो गए थे, यानी काम के लायक नहीं थे, उन्हें भी उन लोगों ने बेचा था। अपने व्यवहारियों से, व्यवहारी अर्थात जिनसे कि वह अपना ढोर इत्यादि बेचते और खरीदते थे, अर्थात जिनसे उन्हें लेन देन का काम चलता था। अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। याचना कहते हैं जो विनती करना, अर्थात जो उससे लेन देन इत्यादि करते थे, कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर, उनसे उन्होंने कहा कि कम से कम सिर्फ रात भर के लिए हम लोगों को कहीं रहने का स्थान दे दीजिए। किंतु किसी ने भी मंजूर ना किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। अलग अलग क्यों? क्योंकि अगर एक रहता तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ हो सकता है। रज्जब उनको बता देता कि ये बगल वाले ने भी तो मुझे इनका ढोर बेचा हुआ है, तो जिसके कारण उन्होंने क्या बोला, उन लोगों ने अलग अलग और लुके छिपे यानी छिप करके ढोर बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, तरह तरह की, अर्थात जो उनकी चोरी है वह चोरी उन लोगों के सामने प्रकट हो जाती। इसलिए सबने इनकार कर, अर्थात ये जो हमारा समाज है वह समाज अपने तो गलत कार्य कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को इसलिए आश्रय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वह छोटी जाति का था, एक पॉइंट डाल दीजिएगा, और दूसरा पॉइंट डाल दीजिएगा क्यों? क्योंकि सभी ने कर्मण्य और अकर्मण्य जो ढोर थे वह लुके छिपे और अलग अलग बेचे थे। यहाँ तक आपकी पहली कहानी, इस कहानी का जो पहला पार्ट है वह आपको स्पष्ट कर दिया गया। एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि जब दूसरा वो करेंगे, कहानी स्पष्ट करेंगे, तो आपको पहला पैराग्राफ स्पष्ट होना चाहिए।